नमस्कार, बेस के नंबर 1 शो ताल ठोक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। क्या देश में आने वाले सभी चुनाव में हिंदू मुसलमान ही होने वाला है? क्या अब विकास की जगह चुनाव में हिंदू मुसलमान सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है? क्या हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स करके वोट पाना सबसे आसान है? और क्या 2024 के आम चुनाव में जीत के लिए हिंदू मुसलमान वाली ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स की रिहर्सल दरअसल शुरू हो गई है? आज ये सवाल उठ रहे हैं खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा हमदर्द बताने वाले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान के बाद। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस देश पर जितना हक हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का। ओवैसी के इस बयान के पीछे 8 जनवरी को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का मुस्लिमों को ना डरने वाला बयान है। भागवत ने कहा था कि मुस्लिम देश में सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें वर्चस्व का भाव छोड़ना होगा। भागवत ने कहा था कि देश का हिंदू 1000 वर्षों से युद्ध में है। पहले विदेशियों से लड़ाई थी और अब विदेशी षड्यंत्रों से लड़ाई है। आज इसी बयान पर ओवैसी ने मोहन भागवत से लेकर बीजेपी पर प्रहार किया। ओवैसी ने कहा, मुसलमानों को भागवत ना सिखाएं कि इस्लाम का पालन कैसे करना है, कुरान कैसे पढ़नी। ओवैसी ने आगे भागवत के 1000 वर्षों तक युद्ध वाले बयान पर निशाना साधा। बोले, देश में 8 वर्षों से तो मोदी सरकार है, तो फिर वो किसके खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं? ओवैसी ने भागवत के बयान को 2024 के चुनाव की तैयारी वाला बयान भी कहा। उन्होंने चीन और पाकिस्तान का नाम लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला किया। ओवैसी ने वार किया तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी देश को जोड़ने में जुटे हुए हैं। हालांकि इस लड़ाई में ओवैसी से इतर बाकी विपक्ष ने ओवैसी को एक बार फिर से बीजेपी की बी टीम का टैग पकड़ा दिया। अब सवाल यह उठता है कि क्या चुनावी प्लान है और इसलिए फिर से हिंदू मुसलमान है, और क्या देश में वाकई दुष्प्रचार वाली साजिश चल रही है? करेंगे इस मसले पर विस्तार से चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। हिंदू समाज को आगाह किया है, उसमें वो अभी जागरूक नहीं हुआ है। वो लड़ाई बाहर से नहीं है, वो लड़ाई अंदर से है। इस्लाम इस मुल्क का टूट हिस्सा था और है और रहेगा। हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज की सुरक्षा का प्रश्न है। क्या आरएसएस मुझे बताएगी कि क्या बोलूं ना बोलूं, तो फिर मेरे आलिम दीन क्या करेंगे? लड़ाई में वो कट्टर होता ही है, लड़ना है तो कट्टर होना ही पड़ता है। ये जमहूरी मुल्क में अगर कोई जंग करेगा तो जमहूरियत क्या करेगी बताओ फिर? मगर कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि मोहन भागवत उनके पप्पा है क्या? तोड़ने के लिए षड्यंत्र हो रहे हैं। वे जाति के नाम पे तोड़ेंगे, क्षेत्र और भाषा के नाम पर तोड़ेंगे। अरे 8 साल से तो मोदी आपके प्रधानमंत्री है, देश के तो है, मगर आपके आरएसएस के स्वयं सेवक थे ना वो। फिर आप कौन सी जंग कर रहे हैं? किससे जंग कर रहे हैं आप? जिस तरह के अतिरंजित बयान देकर के वो रोज भाजपा को मजबूत करते हैं, वो भाजपा के परम मित्र हैं, परम स्नेही हैं। 2024 में बीजेपी को हम हरा सकते, इस देश हरा सकता है इंशाअल्लाह ताला। और इस पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। पहले उनका परिचय आपसे करा दें। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। इस वक्त डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। किशोर तिवारी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना के। आसिम वकार साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के। विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। और सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, प्रश्न आपसे। 1000 वर्षों से युद्ध कहां चल रहा है और क्यों चल रहा है आजादी के बाद, ये पूछ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। कि 1000 वर्षों से युद्ध चल रहा है, ये तो इतिहास के सामान्य विद्यार्थी का भी ज्ञान है।
कि भारत में 9वीं सदी के बाद जो पश्चिम से आक्रमण का सिलसिला प्रारंभ हुआ वो 21वीं सदी तक जारी रहा। 21वीं सदी में भी 20वीं सदी में भी जब पाकिस्तान पश्चिम पर हमसे हमला करता है तो पाकिस्तान हमला क्यों करता है भारत पर? क्या शत्रुता है? पाकिस्तान के निर्माण का कारण क्या है? असदुद्दीन ओवैसी अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़कर जरा बता दें कि पाकिस्तान उनके पूर्वज क्यों जानना चाहते थे। हैदराबाद में रजाकार जो हैं वो हिंदुओं का कत्लेआम क्यों कर रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनकी माता जी की भी हत्या रजाकारों ने की थी, क्योंकि तब वह जो हिस्सा जहां मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्म हुआ है वह हिस्सा हैदराबाद राज्य का अंग हुआ करता था। तो आप कृपा करके मुझे बताइए ना कि रजाकार हिंदुओं की हत्या क्यों कर रहे थे, पाकिस्तान क्यों जाना चाहते थे, पाकिस्तान में हैदराबाद को क्यों मिलाना चाहते थे, ये किस बात की जंग थी? जरा असदुद्दीन ओवैसी अपने पूर्वजों के इतिहास को खंगालकर इस तथ्य को बता दें। कह रहे हैं कि आजादी के बाद जी किस बात की जंग है? 8 वर्षों से तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, किस बात की जंग है? वैचारिक जंग है, वैचारिक जंग है। एक भारत विरोधी लोग एक तरफ खड़े हैं, एक भारत समर्थक लोग खड़े हैं, एक हिजाबधारी खड़े हैं, एक इस देश को जो है सबको जो है पर्दा प्रथा का विरोध करने का जिसने पाठ्यक्रम में पढ़ा हुआ है वह समाज भी खड़ा हुआ है। हमको तो पाठ्यक्रम में पढ़ाया गया कि पर्दा प्रथा कुप्रथा है, लेकिन एक समाज ऐसा भी खड़ा है असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को लेकर, जो हिजाब के समर्थन में खड़ा है, जो हलाला के समर्थन में खड़ा है, जो ट्रिपल तलाक के समर्थन में खड़ा है, जो भारत की जो भी विकास की गतिविधियां हो उनके विरोध में खड़ा हो जाता है। ठीक है, आप कह रहे हैं वैचारिक जंग है, निश्चित तौर पर है। सैयद आसिम वकार साहब, ये जरा बताइए कि आपको इस बयान में ऐसा लगा कि जंग हो रही है, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी इतने व्याकुल हैं कि 75 वर्षों से ये कहां जंग हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो शुरुआत करूं कि आपने केसी त्यागी का बयान दिखाया। केसी त्यागी साहब ने असद ओवैसी साहब को बीजेपी का एजेंट कह दिया। अब आप दगे हुए पटाखे से बात कर रहे हैं। अब वो दगे हुए पटाखे हैं केसी त्यागी साहब। एक किस्सा सुनाऊं आपको इनका जी। 2014 में जब महागठबंधन से नीतीश कुमार अलग हो रहे थे तो नीतीश कुमार ने अपने घर पे एक बैठक बुलाई विधायकों की। ठीक है। और सारे विधायक जो थे वो नीतीश जी के साथ थे। किस्सा सुनिएगा, बड़ा मजेदार सुना रहा हूँ। सुनाइए। केसी त्यागी साहब, शरद यादव साहब आज इंतकाल फरमा गए। शरद यादव साहब ने कहा कि मैं अध्यक्ष हूँ जेडीयू का, मेरे होते हुए कैसे महागठबंधन से अलग हो जाएंगे। तो शरद यादव अपनी गाड़ी से जब उस बैठक में आने लगे तो साथ में केसी त्यागी थे, उसी गाड़ी में बैठे हुए थे। अब आपको इनकी क्रेडिबिलिटी और इनका वो दिखा रहा हूँ कितने वफादार हैं ये अपने अध्यक्ष की गाड़ी में बैठे थे। और जब वहाँ पहुँचे शरद यादव और ये केसी त्यागी उस गाड़ी को लेकर, तो वहाँ नीतीश कुमार के जो विधायक थे उन्होंने नीतीश जिंदाबाद के नारे लगाए। आप यकीन मानिएगा, ये केसी त्यागी साहब आए थे शरद यादव के साथ और ये 1 मिनट में पलट गए और इन्होंने अपने अध्यक्ष का साथ छोड़ दिया। जो आदमी इतना बड़ा पलटू हो, वो आदमी जो इतने साल तक बीजेपी में रहा हो, जिस आदमी ने इतने साल तक बीजेपी का साथ दिया हो, वो हमें बता रहा है बीजेपी का एजेंट। वो अपना संवैधानिक अधिकार बोलने का खो दूसरी बात सुनिए सर। नहीं, आप ये बताइए आसिम वकार साहब, देखिए आप किसी व्यक्ति पे पूरा किस्सा सुना देते हैं और मेरा सवाल भी नहीं सुनते। आपका किस्सा मैंने सुना ना, अब इसका मतलब कि वो अपना संवैधानिक अधिकार बोलने का खो चुके हैं। वो जिस पद पे रहे नहीं बोले, मैं उनका वकील बन के बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सैयद आसिम वकार, असदुद्दीन ओवैसी जो मर्जी बोले, सुनिए सर, और केसी त्यागी अगर एक बात कह दें तो आपको आपत्ति हो जाए। सुनिए सर जी, सुनिए सर, मैंने ये कहा कि जो आदमी इतने साल तक बीजेपी के साथ रहा, बीजेपी की वाहवाही करता रहा, बीजेपी से गलबैयां करता रहा, वो हमें बीजेपी का एजेंट बता रहा है। शर्म नहीं आती है? और उनकी वफादारी मैंने बताई कि किस टाइप के आदमी है वो, जिसके साथ आते हैं उसी का साथ नहीं देते हैं। अभी प्रेम शुक्ला जी को जवाब दे दूं। प्रेम शुक्ला साहब यहां बता रहे हैं रजाकार ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। ईसा पूर्व अशोक महान का जिक्र है इतिहास में। उस वक्त तो इस्लाम नहीं था, ईसा पूर्व भी बता रहा हूं। तो अशोक महान ने जो कलिंगा का युद्ध लड़ा, उसमें अशोक ने किसको मारा? हिंदुओं को मारा था या किसको मारा था? ईसाइयों को मारा था या मुसलमानों को मारा था?
एक चीज का उत्तर दीजिए, मैं जाऊंगा क्या हिंदुस्तान में, अरे सुनिए सर, उत्तर लेने, बेवजह की बात मत देखिए, मुझे मेरी बात सुनिए। अरे मैं अशोक पे भी जाऊंगा, ईसापुर में भी जाऊंगा, लेकिन एक बात बताइए, अभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक बात और कह रहे थे कि यह देश हमेशा से मुसलमानों का है, आगे भी रहेगा। आप खुद ही बता रहे हैं कि अशोक के वक्त तो कोई इस्लाम नहीं था, आप खुद ही बता रहे हैं ना। सुनिए, नहीं मैं सुन ही तो रहा हूं। सुनिए सर, बात तो सुनिए। आप उतने काबिल नहीं जितना मैं हूं भाई, मुझे बोलने तो दीजिए। वो तो ये सर्टिफिकेट भी माथे पे लिखवा के चलिए, फिर ऐसा खुदवा लीजिए कि आसिम वकार से बड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति कोई है ही नहीं। अरे हजरत, अच्छा लगेगा बोलने तो दीजिए मेरे भाई। आप क्यों बताते हैं कि मैं काबिल हूं और पड़ोसी काबिल है, आप कोई काबिल है ही नहीं? या पर्सनली मुझसे नहीं, आपसे दिक्कत नहीं मुझे। मैंने तो ये कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि इस्लाम था, यहीं से शुरू हुआ और फिर यहीं रह गया और यहीं रहेगा, और आप बता रहे हैं कि अशोक के वक्त था ही नहीं। वक्त बर्बाद कर रहे हैं आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं। दुनिया जानती है 14 साल पुराना मजहब है इस्लाम। क्या बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं आप? नहीं मैं नहीं कर रहा हूं, ये बैरिस्टर साहब को समझाइए। पुराना मजहब है और हजरत ईसा अशोक ईसापुर थे। नहीं मुझे बताइए ना, बैरिस्टर साहब को क्यों नहीं समझाते आप? उन्होंने कहा कि मुसलमानों पे आरोप लगाया, वो नई कहानियां सुनाते हैं सबको। शुक्ला ने मुसलमानों पे आरोप लगाया। अरे लिल्लाह, मान गए साहब, क्या काबिलियत है आपकी, मान गए। चलो कहाँ है आपके? इतनी आवश्यकता नहीं है, झग लड़ा लिया। नहीं इतनी आवश्यकता नहीं आपको। सर सुनिए, बैरिस्टर साहब की तरफ झुकिए तो शायद और आशीर्वाद आपको मिले। मेरे साथ सलमान खुर्शीद जुड़ गए, सीनियर कांग्रेस लीडर है। मैं वापस आऊंगा आसिम वकार साहब, अभी पूरी डिबेट आपके ही ऊपर है। खुर्शीद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। और ये जो बात चल रही है, अभी मैं AIMIM के प्रवक्ता से बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि बी टीम कोई ना कहे, जबकि कांग्रेस के लीडर भी हैं और बीजेपी, माफ कीजिएगा, जेडीयू के लीडर भी हैं। वो कह रहे हैं कि ये बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं और 2024 का एक प्लॉट जो मोहन भागवत ने के बयान से दर्ज हुआ है, असदुद्दीन ओवैसी उस आग में घी डाल रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में लोगों के अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं और दृष्टिकोण के साथ साथ उनकी स्ट्रैटेजीज भी होती हैं, उनकी रणनीति भी होती है। दूसरे दल के लोग अगर उससे सहमत ना हो या उससे अनकंफर्टेबल हो तो वो उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हमारे बीच में जो आधुनिक युग है राजनीति का हमारे देश में, उसमें हम जो वास्तविकताएं हैं उनसे हटकर और जो सब्सटैंटिव बातें हैं उनसे हटकर हम एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। वो सिद्ध होते हैं नहीं होते हैं वो अलग बात है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं असर हो सकता है, जनता के पर प्रभाव उसका पड़ सकता है। मैं तो चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग गहराई तक जाएं कि दूसरे व्यक्ति का या दूसरे दल का जो परिप्रेक्ष्य है वो क्या है और उनका विचारधारा उनकी क्या है और हम उस पर क्या प्रतिक्रिया कर सकते हैं, हमको करनी चाहिए। लेकिन बात जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी पायदार होनी चाहिए। सिर्फ एक दूसरे को बुरा कहना, एक दूसरे पर प्रश्न चिन्ह लगाना, उससे ना कभी कुछ बात निकली है और ना निकल पाएगी। लेकिन खुर्शीद साहब, मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि हिंदू समाज जो है वो तो 1000 वर्ष से युद्ध में है। पहले हम विदेशी आक्रांताओं से लड़े और अब विदेशी षड्यंत्रों से लड़ रहे हैं, और ऐसी जंग में कट्टर होना पड़ता है। नहीं, देखिए, कट्टर किसी चीज में होने की जरूरत नहीं है। दुनिया में जंग चली है, युद्ध चले हैं, हजार साल युद्ध चले हैं, और ये कहना कि किसी एक ही समुदाय ने हमारे देश में विरोधियों का विरोध किया है, विपक्षियों का विरोध किया है, जो लोग बाहर से आए हैं उनका विरोध किया है, तो बहुत सारे हमारे अपने देश में वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। क्या हम बहादुर शाह जफर को भूल सकते हैं? टीपू सुल्तान से कुछ इन लोगों को आपत्ति है, लेकिन क्या टीपू सुल्तान की लड़ाई को हम भूल सकते हैं? तो विरोध सबने किया, इस जंग में सब लोग लड़े और आजादी की लड़ाई में सब लोग इकट्ठा होकर एक होकर लड़े थे। लेकिन उनका अगर दृष्टिकोण ये है कि ये एक युद्ध है और ये 1000 साल पुराना युद्ध है, तो ये उनका दृष्टिकोण है। मैं नहीं समझता हूं कि बहुत सारे। खुर्शीद साहब, अभी इस बात से इनकार किया जा सकता है कि
विदेशी ताकतें भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश नहीं कर रही हैं? क्या विदेशी षड्यंत्र खत्म हो गए हैं? देखिए, ऐसा नहीं कह सकता हूं। जी, मैं सरकार में नहीं हूं, मैं सरकार में नहीं हूं, तो मेरे पास कोई सबूत जो सरकार के लोगों आप के रहे पास हैं ना? नहीं, मैं रहा हूं। जब मैं रहा हूं तो मैंने देखा कि ये हुआ है कि विदेशी षड्यंत्र हुए हैं, पड़ोस से भी हुए हैं, दूर से भी हुए हैं, ये षड्यंत्र हुए हैं। और ये षड्यंत्र अक्सर देश अपने विरोधियों के साथ किया करते हैं। लेकिन आज की स्थिति क्या है, इस पर मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, इसलिए कि मेरे पास कोई तथ्य नहीं है और ना होने चाहिए। वो तथ्य तो सिर्फ सरकार के पास हो सकते हैं, और सरकार जब चाहे तो विपक्षी दलों से जिस हद तक वो साझा कर सकती है सरकार करे। मैं ये मानता हूं कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये सारी बात साझा नहीं की जा सकती, इसको हम खुलकर इस पर चर्चा नहीं कर साहब। लेकिन जो चीजें पब्लिक डोमेन में मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार आती रही हैं कि विदेशी फंडिंग कुछ चीजों को होती है, वो धार्मिक कट्टरता फैलाने के लिए भी विदेशी फंडिंग होती है, उसके भी सबूत और जानकारियां जो एजेंसियां वो साझा करती रहती हैं। इसके अलावा नक्सलियों से हमारा एक युद्ध अलग मोर्चे पर चल रहा है, उसकी फंडिंग कहां से आती है, इसके विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं और उसको रोका कैसा जाए, इस पर आपकी सरकार ने भी काम किया। मेरा यह कहना है कि अगर विदेशी षड्यंत्रों के खिलाफ मोहन भागवत कह रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं और अभी भी एक युद्ध काल जैसा है, तो इसमें बहुत आपत्ति होनी चाहिए क्या? नहीं, आपत्ति कौन कर रहा है, लेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि हम लड़ रहे हैं और हमको लड़ना चाहिए। इसमें तो दो राय हो नहीं सकती। लेकिन कौन लड़ रहा है? भारत के लोग लड़ रहे हैं, भारत की चुनी हुई सरकार लड़ रही है, भारत का विपक्ष लड़ रहा है। भारत में अलग अलग भाषा के या अलग अलग ध्वनि से लोग ना बोलें कि हम विपक्षियों का विरोध इसलिए करते हैं कि वो देश की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास कर रहा है। हम सब मिलकर ये कहें, हम सब भारतवासी हैं, और उसमें कोई वो नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए कि हम ज्यादा भारतीय हैं, आप कम भारतीय हैं। ये अधिकार किसी को नहीं है, ये अधिकार भगवत जी को भी नहीं है, ये हमको नहीं है, ये किसी को नहीं है। हम सब एक हैं, हम सब भारतवासी हैं। आपस में रणनीति के बारे में अगर चर्चा हो सके तो और अच्छा है, अगर आपस में विचारधाराओं को मिलाकर हम चला सकें तो और अच्छा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सलमान खुर्शीद साहब अपना वक्त हमें देने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। डॉक्टर अजीज खान, अगर जो बात मैंने सलमान खुर्शीद से कही कि कहीं षड्यंत्र हैं और उनके खिलाफ युद्ध जैसा माहौल मोहन भागवत देखते हैं, तो इसमें कोई शक और शुबा आपको पैदा होती है क्या? देखिए राम भाई, 2-3 बातें बड़ी अहम हैं और उसको हमें समझना पड़ेगा। मोहन भागवत जी लगातार मैं देख रहा हूं पिछले 8 साल से अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। कभी तो ये बताते हैं कि ये मुल्क जो है वो मुस्लिमों को बगैर अधूरा है, कभी ये कहते हैं कि साहब हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है। तमाम तरीके के स्टेटमेंट, यानी कौमी इत्तेहाद की बात करते हैं। लेकिन जब वो इस तरीके की बातें करते हैं कि साहब इस मुल्क को खतरा है, किसी से खतरा है, वो कौन लोग खतरा पैदा कर रहे हैं मैं जानना चाहता हूं, पहली बात। दूसरी बात मैं जानना चाह रहा हूं, खतरा जिससे है उससे तो आप निपट नहीं पाते हैं। आज चाइना देखिए कई किलोमीटर अंदर हमारे मुल्क में घुस आई है, हम उसकी बात नहीं करते। कह रहे साहब मुल्क में खतरा, किससे खतरा है? 8 साल से सरकार आपकी है, तो खतरा किससे है? जवाब आपको देना पड़ेगा। खतरा किसी से नहीं है, खतरा अगर है इस मुल्क को तो सिर्फ बीजेपी से खतरा है, क्योंकि बीजेपी आज नफरत की बात करती है, माहौल बिगाड़ने। सुनिए मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए अजीज भाई। नहीं, पॉइंट अच्छा है। अगर आप ये कह रहे हैं, सुन तो लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पूरा पॉइंट ऐसे नहीं होता। नहीं, आपने कहा कि बीजेपी से खतरा है, यही मोहन भागवत या बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ऐसी विचारधारा से खतरा है जो देश विरोधी है। बस इतनी सी बात है, आप पूरा कीजिए। मैं वही तो आपसे निवेदन कर रहा था मेरे दोस्त। वो विचारधारा किसकी है? वो विचारधारा आरएसएस की है। आरएसएस के विचारधारा से इस मुल्क को खतरा है, वो इस मुल्क को तोड़ना चाहती है। हम तो कहते हैं, समाजवादियों का हमेशा नारा रहा कि वेद को कुरान के नजदीक लाइए और धर्म को ईमान के नजदीक लाइए। इस मुल्क को बचाना है तो राम भाई इंसान को इंसान के नजदीक लाइए। आखिर ऐसा क्यों नहीं करते आप इस देश को तोड़ने की बात क्यों करते? नफरत की बात क्यों करते? नफरत की बात करके इस देश को तोड़ने की बात करते। हम तो विकास की बात करते हैं,
हम तो महंगाई की बात करते हैं, हम बेरोजगारी की बात करते हैं, आप क्यों नहीं करते? 8 साल से आपको इस मुल्क में लोगों ने सत्ता पे बैठा रखा है, आज युवा परेशान है, बेरोजगार परेशान है, किसकी जिम्मेदारी है? आप विपक्ष से सवाल करेंगे, लेकिन ये आप बताइए, विपक्ष से सवाल करेंगे, इतनी सी बात बताइए, सत्ताधारी लोगों से नहीं करेंगे। नहीं, प्रेम शुक्ला जी बैठे मैं हैं, प्रेम शुक्ला से भी सवाल करूंगा, आप इसी डिबेट में हैं, आप इसी डिबेट में हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि वेद और कुरान को करीब लाइए, कुरान पढ़िए और वेद पढ़िए, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो वंदे मातरम कहने पर इस बात का झंडा उठा लेते हैं कि साहब हमारे इस्लाम पे खतरा आ जाएगा, हमारे मजहब पे खतरा आ जाएगा, वो वेद पढ़ेंगे क्या? और फिर वो बताते हैं नहीं हमारी आजादी है, हमारी आजादी। अगर दोनों लोग ये करने लगे तो बहुत ही बढ़िया बात है, और इस पे किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। सारे पैनलिस्ट बैठे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए आपने बहुत ही बड़ा ही अहम सवाल उठाया जी। सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है? ये सर्टिफिकेट कौन आरएसएस के लोग बांटेंगे? सर्टिफिकेट बीजेपी के लोग बांटेंगे? अरे भाई, हम इस मुल्क में रहे हैं, इस मुल्क को मैंने आजाद कराया, ये मुल्क बरसों से हमारा है, हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि हम आरएसएस और बीजेपी के लोग कहेंगे कि ये मुल्क में आप अपना सर्टिफिकेट दिखाइए। क्यों सर्टिफिकेट मांगेंगे? आप वंदे मातरम कहिए, आप ये कहिए, नहीं, आप फलाना कहिए। देखिए आप बात को दूसरे, अगर कोई ये बात पॉलिटिकल नेता कोई कहे तो आपको ये एतराज करने की आवश्यकता है। ये बात आपसे मैं कर रहा हूं और एक चर्चा के नाते कर रहा हूं। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को इस चर्चा में लेकर आना चाहता हूं। सुरेंद्र राजपूत साहब, बात केवल कट्टरता के खिलाफ है। आप मजहब में लिबर्टी की अगर बात जिस दिन करने लगेंगे कि साहब आजादी है और इत्मीनान से आप कहिए, कोई आपको धमकाएगा नहीं, ना यहां का ना वहां का, जो आपका मन करे सो आप उस धर्म को मानिए और दोनों धर्मों को पढ़िए, चारों धर्मों को पढ़िए, कोई आपत्ति की बात नहीं। लेकिन क्या वोट के लिए एक एक वाक्य को उस अंदाज में पेश किया जाता है कि नहीं, पोलराइजेशन जब तक नहीं होगा हमारा हिसाब किताब नहीं चलेगा? देखिए, कट्टरता जो है ना राम भाई, दोनों तरफ की खराब है। एक तरफ कट्टरता के खिलाफ लड़ने की बात आदरणीय मोहन भागवत जी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि लड़ने में तो कट्टर होना ही पड़ेगा, हम 1000 साल से लड़ रहे हैं। तो कट्टरता के खिलाफ अगर वो लड़ रहे हैं तो फिर कट्टर कैसे हो जाएंगे, जिस चीज के खिलाफ ही लड़ रहे हैं? एक चीज बहुत स्पष्ट बतानी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, लड़ कौन रहा है? देश लड़ रहा है कट्टरता के खिलाफ, देश लड़ रहा है विदेशी षड्यंत्रों के खिलाफ। आरएसएस या संघ देश में क्या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो ये कह रहे हैं कि आप लोग रह सकते हैं, इस्लाम से हमें कोई खतरा नहीं है, हमारे फलाने लोग? किसका देश है ये देश हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का, सबका है। 1952 में हमने एक संविधान को अंगीकार किया था जिसमें एक वोट मेरा भी है, एक वोट आपका भी है, एक वोट आसिम भाई का भी है, एक वोट प्रेम शुक्ला जी का भी है। उसके बाद जो अगर ये बात प्रधानमंत्री जी कहे, राष्ट्रपति कहे या कोई भी सरकार कहे तो समझ में आती है, लेकिन एक संघ के प्रमुख कहे जो स्वयं एक देश के साधारण नागरिक हैं, वो किस हैसियत से किसी को यह कह सकते हैं कि आप डरिए मत, क्योंकि उनके पास कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी तो है नहीं, और वो किसी को यह भी नहीं कह सकते कि हम कट्टरता से लड़ रहे हैं। वो कहां लड़ रहे हैं? एक तरफ तो कहते हैं कि हम सामाजिक संगठन है, वो कोई आर्मी है क्या, या किस तरीके की बात करते हैं वो? भाई, कट्टरता से कट्टरता को नहीं दूर किया जा सकता। मोहन भागवत जी का बयान सबसे ज्यादा आपत्तिजनक एक बात में है, जब उन्होंने कहा कि लड़ने के लिए कट्टर होना पड़ता है। तो आप कट्टर कैसे हो जाएंगे लड़ने के लिए? कट्टरता के खिलाफ आप लड़ना चाहते हैं और कट्टर आप हो रहे हैं, तो आप तो कहीं ना कहीं समाज को बहुत बुरी तरीके से विभक्त करके अपना लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। विजय शंकर तिवारी जी, क्या इसके पीछे हिडन एजेंडा चुनाव है और कट्टर क्यों होना पड़ेगा? सामान्य तरीके से भी चीजें समझाई जा सकती हैं। देखो राममोहन जी, चुनाव राजनीतिक पार्टियां लड़ती हैं, वो कांग्रेस लड़ती है, भाजपा लड़ती है, समाजवादी पार्टी लड़ती है, उनके बयान होते हैं। और राष्ट्रीय स्वयं संघ ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। आज से लेकर के 1925 के बाद के जो भी चर्चाएं आप देखेंगे उसमें राष्ट्रवादिता ही दिखाई पड़ेगी और कुछ नहीं दिखाई पड़ेगी। अभी हमारे अजीज खान भाई कह रहे थे कि वो डरने वाली बात कर रहे थे, मुल्क के खतरे की बात कर रहे थे। तो मैं कहता हूँ मुल्क को खतरा तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो इंशाअल्लाह एक दिन फिर मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, मुस्लिम राज्य बनाएंगे, और उसके लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं और उनके लिए वकालत कर रहे हैं, वो वकालत आपके टीवी चैनल में बैठ कर भी हो रही है और वहाँ जाकर के कोर्ट में भी जाकर हो रही है। ऐसे लोगों को जरूर खतरा है, और मुझे लगता है यहाँ चाहे राजपूत जी हों चाहे कोई हों,
वो ये कैसे बोल सकते हैं कि उनको बोलने का अधिकार किसने दिया है? अपनी बात रखने का अधिकार यहां के हर एक नागरिक को है राजपूत जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं। यानी ये अधिकार फिर तो राजीव गांधी अपने राहुल गांधी के पास भी नहीं है, ये तो सोनिया गांधी के पास भी नहीं है, ये तो अखिलेश जी के पास भी नहीं है, क्योंकि वो किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है। कोई भी बात रखने का अधिकार इस देश के प्रत्येक नागरिक को आप भी कह सकते हैं और मैं भी कह सकता हूं। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं आपको मौका दूंगा लेकिन नहीं, बिल्कुल 5 सेकंड का दे दीजिए, क्योंकि विजय भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं। 2-3 बातें बड़ी साफ साफ है विजय भाई। एक चीज जान लीजिए, आप ये बताइए ना कि मोहन भागवत जी किस हैसियत से कह रहे हैं कि हमें लड़ने के लिए कट्टर होना पड़ेगा? कट्टरता के खिलाफ आप कट्टर हो जाएंगे, आप देश को विभक्त करेंगे, देश को आप बांटेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप जब कह रहे हैं विदेशी ताकतों से लड़ना है हमको, तो जो विदेशी ताकतों से तो सरकार लड़ेगी, सरकार के कौन से अंग हैं आप बताइए ना हमें। या तो आप पॉइंट स्पेसिफिक कहिए। हम तो कह रहे हैं भाजपा की विचारधारा से लड़ रहे हैं, हमने ये नहीं कहा कि हम आईएसआई से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। हम तो कहते हैं कि सरकार लड़े पाकिस्तान से, हम साथ देंगे। हम कहते हैं चीन से सरकार लड़े, हम साथ देंगे। ये मोहन भागवत जी के नहीं, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, सुरेंद्र राजपूत जी, एक बात मुझे आप बताइए, एक बात मुझे बताइए, कश्मीर का मसला आपके सामने है, आप कहते हैं सरकार लड़े, लेकिन आपकी ही सरकार में यह भी बार बार दोहराया गया कि जब तक कश्मीरी नागरिक उठकर आतंकवाद के खिलाफ सेना का सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक उस समस्या का मूल समाधान नहीं निकलेगा। सरकार ने अगर वो आतंकवादियों का सपोर्ट करते रहेंगे तो समाज को तो लड़ना पड़ेगा ना अपने मोर्चे पे, फिर से मैं कहता हूं, मेरी और बात संघर्ष में शामिल होना पड़ेगा। अब नक्सलियों के खिलाफ जो मोर्चा है वहां अगर ग्रामीण नक्सलियों के साथ चले जाएं तो वहां पे कैसे आपकी अर्धसैनिक बल काम करेंगे? राममोहन जी, उस समाज को लड़ना पड़ेगा कि नहीं? राममोहन जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये कौन कहता है? ये सरकार कहती है कि हम सरकार लड़ेगी, सेना लड़ेगी, अर्धसैनिक बल लड़ेंगे, उसमें जनता का सहयोग चाहिए। ये कभी भी सरकार कहेगी, संसद कहेगी। ये राममोहन शर्मा जी या सुरेंद्र राजपूत या मोहन भागवत नहीं कहेंगे। ठीक है किशोर तिवारी जी, मैं आ रहा हूं विजय शंकर जी आपके पास। किशोर जी से अभी कोई सवाल नहीं हो पाया, वो अपनी बारी का इंतजार करें। आरएसएस एक संगठन, सांस्कृतिक संगठन है और सांस्कृतिक संगठन को अपनी हदों में रहना होगा। आरएसएस कोई सेना है? ठीक है, एक मिनट, फिर ये सवाल भी आ जाएगा कि हदें तय कौन करेगा। अब किशोर तिवारी जी, बोलो राममोहन जी, बोलो जी। सवाल यह है कि आजम वकार साहब इस बात को लेकर नाराज हो जाते हैं कि कोई उनको किसी पार्टी की बी टीम कहे। वो कह रहे हैं कि हम अपनी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और 2024 में शिकस्त देंगे मौजूदा हुकूमत को। नहीं, एक बात मैं बता दूं, आरएसएस जो है वो हिंदुओं का एक संगठन है और आरएसएस का वजूद भी है भारत में, और मोहन भागवत जी को सीरियसली लिया जाता है क्योंकि अभी ये डिस्कशन में दिख रहा है। लेकिन उन्होंने तो कहा कि हिंदुओं के अधिकारों की सुरक्षा हो, और उन्होंने उसी वक्त कहा कि देश में मुस्लिम भी सुरक्षित है और उनको कोई ऐसी कोई डर नहीं है। अब मुझे बताइए, ये जो बात करते हैं मोहन भागवत जी, वो बात प्रेम शुक्ला जी नहीं करते। अब प्रेम शुक्ला तो नहीं करते, लेकिन मैं वकार साहब को पूछूंगा कि मोहन भागवत को लेके आप ऐसी बातें करते हो कि जैसे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। जो मोहन भागवत जी ने बोला वो आरएसएस की भूमिका है, भारत सरकार की भूमिका तो मोदी जी रखेंगे, अमित शाह जी रखेंगे। आप लोग है ना, एक पोलराइजेशन का जो समीकरण 24 में बनने को जा रहा है, उसमें प्रेम शुक्ला और आसिम वकार कौन ए है और कौन बी है ये तय कर लो। लेकिन मैं एक बताता हूं कि मोहन भागवत जी का हमने स्वागत किया है स्टेटमेंट का, लेकिन उसी वक्त बीजेपी ने उनसे नसीहत लेना चाहिए, ये भी हमने कहा है, क्योंकि देश में आर्थिक प्रश्न है, बेरोजगारी है, किसानों की आत्महत्या है, इस पे तो कुछ बोलते नहीं। देश में आपने इतने रोजगार देने की बात की थी, देखिए 8 साल के अंदर जो देश के सबका साथ सबका विकास वाली राममोहन जी जो आसिम वकार साहब आपकी बात तो रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, ठीक है, मैं उनके पास चलता हूं। आसिम वकार साहब नाराज दिख रहे हो? नहीं, देखिए, मैं नाराज किसी से नहीं होता, अपनी बात रखना चाहता हूं। जी प्लीज भाई, जरा तो उठे, मुसलमानों ने ये किया, मुसलमानों ने वो किया, प्रेम शुक्ला जी बोले अभी।
मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि क्या मुसलमानों के अलावा यहां जंगें नहीं हुई? होलकर, पेशवा, शिंदे, पिंडारी, राजपूत, मराठा, ये आपस में नहीं लड़ते थे? क्या इसी मुल्क में पाटन का युद्ध नहीं हुआ? क्या इसी मुल्क में लालसोट का युद्ध नहीं हुआ? किसके बीच हुआ? मराठा और राजपूत, मराठा और राजपूत जी किसके खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं? ये लोग किसके खिलाफ, कौन किसके खिलाफ लड़ रहा था? ये पाटन के युद्ध में हिंदू कौन था और युद्ध कौन लड़ रहा था? जीता कौन? भाई सिंधिया ग्वालियर वाले जीत रहे हैं, राजपूत हार रहे हैं, पेशवा जीत रहे हैं, मराठा जीत रहे हैं, राजपूतों पे हमला कर रहे हैं। नहीं तो इसके मैं पीछे पूछ रहा हूं क्या? सवाल, ये क्यों, कौन सी बात होती है कि आप मुसलमान का नाम लेके आ गए, देश को भटका रहे हैं, भड़का रहे हैं? युद्ध हुए, हाँ, ये इतिहास है, सबने पढ़ा है। इसके पीछे तर्क क्या है? 2023 के रेफरेंस पे भी बात होनी चाहिए। किशोर जी, एक मिनट। 2023 के रेफरेंस पे तो आधा इतिहास क्यों बताया जा रहा है? दूसरी बात सर, सर समझिए पूरी बात को। मैं जो कह रहा हूं यहां पर आप युद्ध लड़ रहे हो, चीन के खिलाफ क्यों नहीं लड़ रहे हो? चीन तो घुसा आ रहा है, चीन से क्यों डर है आपको? और अभी बैठे हैं ये प्रेम शुक्ला जी, मुसलमान अगर कोई बात कह दे तो पूरे सड़कों पर उतर आएंगे, प्रदर्शन, गाली गलौज, बदतमीजी शुरू हो जाएगी। वो बिहार के जो मंत्री जी हैं चंद्रशेखर साहब, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के खिलाफ और रामचरितमानस के खिलाफ बोले हैं। कहां गई आप लोग की आवाज? सब हिंदूवादी संगठन कहां छुपे हुए हैं? उनकी जाति से डर लग रहा है आपको? ठीक। चंद्रशेखर जी से डर लग रहा है या पिछड़ों से डर लग रहा है? किससे डर रहे हैं आप? एक भी रिपोर्ट नहीं। ये सब विश्व हिंदू परिषद बैठे में, विजय शंकर तिवारी जी, आवाज नहीं निकल रही चंद्रशेखर जी के खिलाफ। विश्व हिंदू परिषद कहीं सड़क पर आया? बजरंग दल आया? हिंदू महासभा आया? दुर्गा वाहिनी बात पूरी हो गई तो हम लोग उत्तर दें। राम मोहन जी, प्रेम शुक्ला जी, सर ठीक है आसिम बकर, देश में आपने पॉइंट बता दिया। वकार भाई, तो अब आप शांति से सुनिए, आपको बहुत संयम से सुन रहा था। हिंदू मुस्लिम प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। भद्रता का जो है प्रदर्शन भी किया जाए। देखिए, पहली बात तो आप चंद्रशेखर जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह की सांप्रदायिक दुर्भावनापूर्ण बात की है, देश में महंगाई की बात कीजिए, फिर पीछे बोले जा रहे हैं आप। पॉइंट आपका आ गया है, एक एक करके। आप महंगाई की बहस में आए होते, इस बहस में आए क्यों? आपको गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने बताया नहीं था आप किस बहस में जा रहे हैं? प्रेम जी, किस स्मृति भ्रंश हो गया है, आपको भूल जाते हैं आपको जो बताया जाता है। देखिए, चंद्रशेखर के बयान पर पूरा देश, सारे राम भक्त, सारा हिंदू समाज आक्रोश में है। यहां तक कि उनके जो शिक्षा मंत्री, जिसके मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री हैं, उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने भी चंद्रशेखर के बयान का विरोध किया और राष्ट्रीय जनता दल के भी अधिकांश नेता उनके उस बयान से अपनी दूरी बनाकर बैठे थे। मैंने कल इस पे चर्चा की विस्तार से, रामचरितमानस के विषय में जाना चाहिए, लेकिन आज का आप भी मान कीजिए, अच्छी मांग कर रहे हैं आप, बयान असदुद्दीन आप भी मांग कर रहे हैं, हम समर्थन करते हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं। पहली बात कलर देना, एक मिनट रुक जाइए, आज का विषय इस पे है। तो युद्ध होते रहे, लेकिन मौजूदा युद्ध कैसे प्रासंगिक है इसको लेकर बहस है। राम के आगे कोई विषय नहीं है, तो आप तय कर लीजिए ना फिर क्या विषय है। मोहन जी, शर्म कीजिए थोड़ी सी। आसिम बकार, मुझे शर्म मत सिखाइए कैसे करनी है और मुझे क्या बात करनी है। जो मुद्दा तय हुआ है उस पर आपके पास वक्त नहीं है क्या बातचीत करने का? मॉडरेट करेंगे क्या? या फिर आपके पास जानकारी का अभाव है? अभी तो बता रहे थे मुझसे विद्वान कोई है नहीं, अब विषय से बाहर निकलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? राम इस देश की अस्मिता है, वो ये देश के लोग तय करेंगे। आसिम बकार बैठ के तय नहीं करेंगे कि उनसे विषय जरूरी है कि नहीं। न्यूज के लिए रामचरितमानस और मर्यादा पुरुषोत्तम राम सिर्फ एक विषय है। समस्या आपकी यह है कि डिबेट का जो विषय है उस पर आपके पास तर्कों की कमी है, इसलिए आप समय जाया कर रहे हैं। रामचरितमानस आपके लिए आप समय जाया कर रहे हैं। मेरे लिए क्या है वो मैं तय करूंगा, वो आप तय मत कीजिए। मेरे लिए महत्वपूर्ण यह है कि ये 50 मिनट चर्चा वो होनी चाहिए जो विषय तय हुआ है। देश ने तय कर दिया सर, देश ने तय। ठीक है, प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। जी राम जी बात करने देंगे नहीं करने देंगे? अजीत साहब आपके पास आ रहे हैं, एक व्यक्ति का उत्तर हो जाए। अगर आपको यह लगता है कि 20-20 सेकंड का उत्तर देके आपको एक दूसरे को धमकाना है और बोल के चले जाना है तो मैं वो इजाजत नहीं देता। आपके पास भी आऊंगा, आपको भी समय दूंगा। प्रेम जी कंप्लीट कीजिए प्लीज। जी चलिए बात करिए। जी राम मोहन जी, देखिए
इन्होंने चंद्रशेखर की बात की और चंद्रशेखर के विरुद्ध पूरा देश आक्रोश में है। यहां तक कि कांग्रेस जनता दल यूनाइटेड ने भी उनका विरोध किया। मूल विषय पे और कोई भी राम का विरोध करेगा, राम प्रेम जी मूल विषय ये है, वो कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम को ये बात कह दे तो आप लोग उस पर जिहादी का टैग लगा देते हैं। साहब ये जिहाद के लिए युद्ध की बात हो रही है कि हम 1000 साल से युद्ध लड़ रहे हैं, और अगर मोहन भागवत जी करें तो आप जस्टिफाई करते हैं उसको। नहीं, मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि एक वैचारिक युद्ध चल रहा है। अगर कोई सांस्कृतिक आक्रमण होता है भारत पर, तो सांस्कृतिक आक्रमण के विरुद्ध सांस्कृतिक संगठन जो है वो रक्षा पंक्ति खड़ा करेंगे कि नहीं खड़ा करेंगे, उनको बात करने का अधिकार है कि नहीं है। अगर कोई धार्मिक आक्रमण होता है तो फिर बात होगा, कोई सामरिक आक्रमण होगा तो भारत देश खड़ा होगा निश्चित तौर पर, लेकिन भारत देश इस देश के नागरिक ही लड़ेंगे ना। और आप जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघचालक को सामान्य नागरिक का भी संवैधानिक अधिकार है कि अपनी उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और किसी भी विषय पर उनका दृष्टिकोण है। उनसे प्रश्न पूछा गया और उसके प्रश्नों का उत्तर दिया उन्होंने। उन प्रश्नों के उत्तर पर, और मैं आपको बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूं राम मोहन जी, आदरणीय मोहन भागवत जी के उस साक्षात्कार को क्या असदुद्दीन ओवैसी ने पूरा पढ़ा, गारंटी आपको लगता है? अभी AIMIM के जो प्रवक्ता बैठे इनसे पूछ लीजिए, इन्होंने पूरा इंटरव्यू अजीज खान जी ने, आसिम वकार जी ने ये पढ़कर आए हैं क्या, और संदर्भ के साथ चर्चा कर रहे हैं क्या? कोई भी प्रश्न होता है उस प्रश्न का कोई संदर्भ होगा, ठीक है, और उस प्रश्न का जो संदर्भ है उसी के अनुकूल उसका उत्तर होगा। ये इंटरव्यू पढ़कर आए हैं क्या, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। डॉक्टर अजीज खान, देखिए सवाल इस बात का है कि इंटरव्यू पढ़ के आए हैं या नहीं आए हैं। लगातार मोहन भागवत जी स्टेटमेंट ही ऐसा दे रहे हैं, और क्या हम जानना चाहते हैं कि प्रेम शुक्ला जी, क्या मोहन भागवत जी जो भी स्टेटमेंट देते हैं क्या उसको फॉलो करते हैं? ना प्रेम शुक्ला जी फॉलो करते हैं, ना बीजेपी फॉलो करती है। अगर वाकई में फॉलो करते तो आज जो हालात देश के पैदा हो रहे हैं, लगातार जो नफरत का वातावरण पैदा हो रहा है, शायद ऐसा नहीं होता। क्योंकि मोहन भागवत जी तो उन्होंने तमाम स्टेटमेंट दिए हैं। उन्होंने कहा हिंदू और मुसलमान के बगैर ये मुल्क अधूरा है, मुसलमान और हिंदू का DNA एक है। कहां गया? और आप नफरत की बात करते हैं। आप कह रहे हैं इस मुल्क में कुछ कट्टरपंथियों से खतरा है। वो कट्टरपंथी कौन है आखिर, ये बताएं आप टेलीविजन पे, नेशनल टेलीविजन पे कट्टरपंथी कौन है? देखिए आप कहते कुछ है, करते कुछ है। एक बार राम भाई सुनिए मेरी बात, कंप्लीट करने दीजिए, बता देते, कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट। अरे सुनिए ना, सुनिए प्रेम भाई, वही समझो आप। वो क्या कहते हैं कि हैरत है किसी हाथ में पत्थर भी नहीं है, हैरत है किसी हाथ में पत्थर भी नहीं है, और महफूज शहर में कोई सर भी नहीं है। आप इस बात को समझिए। अरे सुनिए ना प्रेम जी, सुनिए प्रेम शुक्ला जी, अरे बात समझो आप सुनते नहीं हो, ये तो समस्या है। आप सिर्फ नफरत की बात करते हो। अगर वाकई में आप बात करते, इस मुल्क को बचाने की बात करते, तो हकीकत है कि बेरोजगारों की बात करते, युवाओं की बात करते, नौजवानों की बात करते। यही किसान है ठंडियों में मर रहा था, शहीद हो गए 800 किसान। आपने क्या किया? आपने कहा था MSP हम देंगे, 1 साल हो गया, सिर्फ धोखा दिया है आपने। MSP के नाम पे धोखा दिया। आप सिर्फ धोखा देते हैं, चाहे वो रोजगार देने की बात हो, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो किसी की बात हो, आप सिर्फ धोखे की बात करते हैं। आप धोखे की बात करते हैं, आप लोग धोखेबाज हैं। सीधी सी बात। कट्टर कौन है? आप मुल्क को भी धोखा दे रहे हैं। चाइना उत्तर देता हूं 18 किलोमीटर। राम मोहन जी मुझे कट्टर बता दूं। आपका अपना आदमी आपका सांसद कह रहा है, थोड़ा जल्दी, और आप कह रहे हैं थोड़ा जल्दी, भाग रहे, थोड़ा जल्दी, ठीक। नहीं, ये अजीज बाबू आप पूछ रहे हैं कट्टर कौन है? कट्टर शफीकुर रहमान बर्क है। नहीं, कट्टर आपने पूछा ना, मैं उत्तर दे रहा हूं आपको, सुन लीजिए। रहमान बर्क पे आ गए आप। शफीकुर रहमान बर्क कट्टर है, जो आपके संबंध से सांसद है, जो तालिबान के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। तालिबान को कट्टर माना जाए कि नहीं माना जाए? बताइए तालिबान को। अब आप यहाँ होने लगे, मैं उत्तर दे रहा हूं। तो तालिबान कट्टर, आप तालिबान को कट्टर मानते कि नहीं मानते? सुन लीजिए ना बात, आप तालिबान को कट्टर मानते कि नहीं मानते हैं? और जो कुछ बचता है वो तालिबान को कट्टर मानते कि नहीं मानते हैं? भाई को भाई से जुदा मुद्दे पे आइए अजीज बाबू, अजीज खान मुद्दे पे आइए। मुद्दे से इस देश को आप मुद्दे पे आइए। आप मुद्दा छोड़ के भाग रहे हैं। नहीं भटकेगा, आपका पोल खोलेगा, भाग रहे हैं मैदान छोड़कर। आप आपसे हिसाब लेगा।
ठीक है, आप मुझे बताइए, मैं कट्टर बता रहा हूँ आपको, कट्टर सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी बोलेगा आपके पास ठीक है, ये तो आप कुतर्क की बात करते हैं। आप तालिबान कट्टर है, टीएफआई कट्टर है, इस्लामिक स्टेट कट्टर है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, मानवता की हत्या करने वाला हर प्रेम शुक्ला जी एक मिनट रुक जाइए आप। संसद में जब आप दोनों लोग अपनी अपनी बात कह चुके हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी को आने दीजिए चर्चा में। 22 करोड़ लोगों ने सुरेंद्र सिंह राजपूत जी अप्लाई किया नौकरी के लिए, हमने सिर्फ 7.5 लाख नौकरी दी। ठीक आपने कहा था 2 करोड़ सुरेंद्र सिंह राजपूत, इस राजनीति के बीच बताइए ना इस देश कांग्रेस पार्टी खुद को कहां देखती है? क्योंकि आप ये तो अच्छी तरह से समझते होंगे कि ये जो अभी चल रहा है ये अभी परवान चढ़ेगा, 24 जैसे जैसे करीब आएगा इसको रोकना काफी कठिन हो जाएगा। इन सब के बीच आप कैसे जगह निकालेंगे कि या फिर आपको भी इसी में कूदना पड़ेगा? हम तो जनता के बीच में मुख्य मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं राम भाई। हम हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करते, बहुत साफ सी बात। हम तो बात करते हैं महंगाई की, बेरोजगारी की। जिस तरीके से वर्तमान सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने देश का सारा पैसा बैंकों में इकट्ठा किया हुआ पैसा 4-6 करोड़ कैपिटलिस्टों को देने का काम किया, आज की डेट में वर्तमान अर्थव्यवस्था खतरे में है। जिस तरीके से 59 रुपए का डॉलर था आज 83 रुपए में कर दिया। जिस तरीके से अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने के लिए नोटबंदी कर दी, जीएसटी गलत तरीके से लागू करती, उनके खिलाफ हैं हम। तो बेरोजगारी के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है इन सारे मुद्दों के खिलाफ। और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी साहब, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही कट्टर लोग एक दूसरे को कह रहे तुम कट्टर मत हो हम कट्टर होंगे, तुम कट्टर मत हो हम कट्टर होंगे। हम तो इन सब के खिलाफ लड़ेंगे, हम हिंदू मुसलमान नहीं करने वाले। अभी प्रेम शुक्ला जी ने बड़ी बढ़िया बात कही, मैं इनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इन्होंने पहली बार कहा कि तालिबान कट्टर है। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार तो कहती है तालिबान कट्टर नहीं है। नरेंद्र मोदी जी तो कहते हैं कि तालिबान बहुत अच्छे लोग हैं, हम उनको विदेश का नाम वो भी करेंगे, हम क्या नाम उनकी सरकार का समर्थन भी करते हैं। तालिबानियों की सरकार का समर्थन कौन कर रहा है? शफीकुर रहमान बर्क कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है? भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक स्टैंड है कि तालिबान की जो सरकार है वो कट्टर नहीं है। तालिबान की सरकार से कारोबारी रिश्ता, तालिबान आतंकी नहीं। ये तो प्रेम शुक्ला जी को बताना पड़ेगा ना कि तालिबान जैसे आतंकवादियों से भारत सरकार का क्या रिश्ता कर रखा है? प्रेम शुक्ला जी, बिल्कुल कोई रिश्ता नहीं है। भारत सरकार ने कोई राजनयिक संबंध तालिबान से नहीं रखे हैं, आपकी जानकारी के लिए। और तालिबान को हम कट्टर कहते हैं। तालिबान के सुन लीजिए ना, आप चिल्ला रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी आप चिल्ला रहे, आराम से शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए, मैं उत्तर दे रहा हूं। भारत सरकार ने कोई राजनयिक संबंध नहीं रखा, कृपा करके आप इस बात को समझिए। कभी मान्यता भारत ने नहीं दिया है, दोहा में भी, कतर में भी। अब छोड़िए, छोड़ दीजिए, छोड़िए, आगे बढ़िए। क्यों छोड़े? आप कृपा करके मुझे बताइए। नहीं है संबंध ना, तालिबान कट्टर है ये दुनिया कहती है। हम तालिबान की शिक्षा की व्यवस्था पर अभी हमने जो है हमारी भारत सरकार ने टिप्पणी की, क्या बात कर रहे हैं? एस जयशंकर ने जो है यूनाइटेड नेशंस की बुराई की, क्या बात करते हैं? आप पढ़ते लिखते नहीं तो मैं क्या करूं? आप अंधे बहरे गूंगे हो जाएं तो मेरी क्या गलती भाई? आगे बढ़िए। पाकिस्तान ने और उसके बाद भारत ने, किसी ने नहीं दी, चलिए छोड़िए आप बात। तालिबान के समर्थक जाकिर नाइक से चंदा खाने का काम कुकर्मी कांग्रेसी करते हैं। जाकिर नाइक से चंदा किसने लिया? नहीं बताइए ना, हिम्मत हो तो बताइए। डॉक्टर जाकिर नाइक से चंदा किसने खाया? डॉक्टर जाकिर नाइक से चंदा किसने खाया? मैं बस एक छोटा सा सवाल करूंगा, इसके बाद वापस लौट के आऊंगा। हमारी तालिबान का समर्थन नहीं है तो तालिबान के चंदा मैं एक छोटा सवाल करता हूं, इसके बाद वापस आएंगे। एक मिनट रुक जाइए, सुरेंद्र राजपूत एक बात का जवाब दे दीजिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा। एक मिनट तो रुक जाइए सुरेंद्र राजपूत जी। अरे सुरेंद्र राजपूत जी, एक सवाल ले लीजिए। 2024 में आप लोग दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा रंग लाएगी और आप लोग सरकार बनाएंगे। अफगानिस्तान ब्लैकलिस्ट कर देंगे सरकार बना के? जब बुआ के मूछे होंगे बिल्कुल करेंगे, चाचा तभी कहेंगे। हम आएंगे तो निश्चित नहीं आएंगे क्या 2024 में? नहीं तो बता दीजिए स्टैंड क्या है कांग्रेस पार्टी का? अरे भाई, देश इंटरनेशनल जो संबंध है वो अलग चीज होती है और आप लोगों की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो अलग चीज है। सुनिए राम मोहन जी, एक मिनट। अब या मूछे उगने का इंतजार करेंगे स्टैंड बताने के लिए भी? अभी सुन लीजिए, अब देखिए, ध्यान से सुनिए ना। आप असल में आ गए, आप बिल्कुल सपोर्ट में। तो फिर सपोर्ट की क्या बात है? मैं कांग्रेस का स्टैंड जान रहा हूं, आपने कहा कि बीजेपी का स्टैंड ये है, मैंने आपकी बात सुन ली, स्वीकार कर ली। अब इसके बाद आप अपना स्टैंड बता दीजिए, चर्चा आगे बढ़ा दूंगा। हाँ, मैं बताता हूँ, जी भी बता दूं।
आज की डेट में एक तरफ तालिबान को साथ में लेकर के आप किसी दूसरे दल को गाली देने का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ क्या पूछ रहा हूं, कांग्रेस का स्टैंड क्या है इस पर? अफगानिस्तान ब्लैकलिस्ट करेंगे पूरी तरह से? आपको अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं सुनना है तो आप सुरेंद्र जी, आप ये बात दोबारा दोहरा रहे हैं। नहीं सुरेंद्र जी, देखिए आप बात को दोहरा रहे हैं। आपने जो बात कही, मैं कही शब्दशाह कह दूं दोबारा, लेकिन एक मिनट प्रेम जी, एक मिनट रुक जाइए। मैं अब कांग्रेस से सवाल कर रहा हूं, आपसे जो सवाल था वो आ चुका है, आपने उसका उत्तर भी दे दिया। शक्ल पे खोखलापन आ गया। आप सुरेंद्र जी दोबारा दोहरा रहे हैं बात को, इसलिए सिर्फ टोक रहा हूं। आपका तर्क नया हो तो मैं स्वागत करता हूं और समय भी देता हूं। खोखलेपन की बात कर रहे हैं जी, एक मिनट। मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड बता दे, अफगानिस्तान ब्लैकलिस्ट करेगी पूरी तरह से, बाल बाल नोच लेंगे। तो इसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हम तालिबान को कट्टरपंथी और आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं और मानते रहेंगे जब तक तालिबान हिंसा नहीं छोड़ता। तालिबान एक कट्टरपंथी और आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, दर्शक डिसाइड करेंगे कि मेरे सवाल का उत्तर आया है कि नहीं आया है, उनको तय करने दीजिए। मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन मेरी बात किस पे हो रही थी? मेरी बात देश की राजनीति पे हो रही थी। मेरी बात देश की राजनीति पे हो रही थी। और किशोर तिवारी, असदुद्दीन ओवैसी जिस ट्रैक पर इसको ले जा रहे हैं मोहन भागवत के बयान को, वो सही तरीका है या 24 के लिए जो प्लॉट बिछाने की कोशिश हो रही है, दरअसल वो यही ट्रैक है और इसी पर वोट जनता डालेगी? नहीं, एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। और राममोहन, आपने जो सवाल किया वो वाकई बहुत अप टू डेट है। क्या जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है उनके एक इंटरव्यू को इतना महत्व देके पोलराइजेशन बढ़ाना, तो इससे क्या होता है कि कुछ लोग चाह रहे हैं कि हिंदुओं का पोलराइजेशन हो, कुछ लोग चाह रहे हैं मुसलमानों का पोलराइजेशन हो, लेकिन देश के सामने जो समस्याएं है और देश के सामने जो चैलेंजेस है उस पे आके करना है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ओवैसी जो कर रहे हैं, ओवैसी जो केवल भागवत जी को चैलेंज कर करके बोल रहे हैं, तो ओवैसी भी वही चाहते हैं जो बीजेपी चाहता है। लेकिन हमने तो बीजेपी को कहा है कि कम से कम तुम लोग तो भी भागवत जी को फॉलो करो। भागवत जी कहते हैं कि देश में ऐसा कोई माहौल नहीं है कि जिसमें भय है, तो आप उसको तो फॉलो करो और अपॉर्चुनिटीज भी दो। और दूसरी बात है कि हम लोग भी देश की बुनियादी सवालों पर बहस करें, ना तो हम अब तालिबान की बात। क्या आपकी पार्टी ये मानती है कि देश में किसी तरह का डर का कोई माहौल नहीं है, कोई डरा हुआ नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है? ये ठीक बात है? मेरी पार्टी मानती है कि देश के सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, डेवलपमेंट के चैलेंजेस है, रोजगार के चैलेंजेस है, किसानों की समस्याओं के चैलेंजेस है। सरकार ने 8 साल में जो प्रोमिसेस किए वो मटेरियलाइज नहीं हुए, इसलिए उस पर सरकार को खींचतान करनी चाहिए। नहीं तो भागवत क्या बोले, अरे भागवत की रेफरेंस में क्या बोले, इसका रेफरेंस छोड़कर ठीक नहीं किया। आसिम बकार साहब, भागवत साहब का रेफरेंस आप लोगों ने ठीक से नहीं पढ़ा, ये किशोर तिवारी जी का कहना है। नहीं, हमें पढ़ना ही नहीं साहब, भागवत साहब का कोई रेफरेंस पढ़ने लायक होता ही नहीं है। उनको खुद नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना है। उस पर बयान देना अच्छा लगता है बस। देखिए, वो बोल रहे हैं कि मुसलमानों को, सुनिए, नहीं बस सीधी सी बात बोल रहे हैं। आपको मोहन भागवत पसंद है, आप आरएसएस के आदमी हैं, हम आरएसएस के आदमी नहीं है। राम मोहन शर्मा बीजेपी और आरएसएस के आदमी है, तो हम आप की तरह हो जाएंगे क्या? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आसिम बकार साहब, थोड़ा रिसर्च कीजिए। आपको मोहब्बत होगी आरएसएस, बता देना कि आरएसएस का आदमी है, हमको नहीं है। कौन बीजेपी का आदमी है, कौन कांग्रेस का आदमी है? मैं देश की जनता का आदमी हूं साहब, उनकी तरफ से आपसे सवाल। बड़ा आसान काम है, नेकर चेक कर ली जाती है सर, बड़ा आसान काम है। तो आइए चेक करेंगे आप, आइए चेक कराता हूं, करेंगे? अरे कुछ भी बात कर रहे हैं टीवी पे बैठ के, जबान से मालूम पड़ गया आप। नहीं कुछ भी बात कर रहे हैं आप। नहीं, बीटी आप टीवी पे बैठ के एंकर से कह रहे हैं कि नेकर चेक कर लेंगे आप। इससे पता चलता है कि आपके तर्कों की सीमा कहां तक है। ये चेक कीजिए। नहीं, आप चेक कीजिए ना। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, आप खुद ही कह रहे हैं ये चेक कर लीजिए। नहीं, आप ये कह रहे हैं कर लेते हैं। मैंने तो कहा ही नहीं। आप नहीं, अगर आपकी इतनी क्षमता है तो आपका स्वागत है। नहीं, आपने कहा कैसे चेक करेंगे, मैंने कहा बहुत लोगों की नेकर भी चेक हो जाती है।
तो कौन करता है? वो आप लोग काम करते हैं। आप कह रहे आइए चेक कर लीजिए, यही काम है आपका? आपकी नहीं कर? नहीं, यही काम है आपका। नहीं, मैं क्यों चेक करूं आपकी नहीं कर सर? थोड़ी कहा बिलो द बेल्ट रिमार्क करने से अगर प्रवक्ता बड़ा हो जाए या उसका दिमाग का बोध बड़ा हो जाए तो आप करिए। आप कोई बिलो नहीं, आप समझिए पहले। आप नहीं, मैं समझ रहा हूं। मामले में टोकिएगा, अगर बोलने नहीं दीजिएगा तो नहीं, आपको मैं बोलने दूंगा। मैंने ये कहा कि आप रेफरेंस पढ़ते नहीं है और जवाब देना जानते हैं। विपक्ष से सवाल पूछा कीजिए सरकार से। आप सवाल अगर आपको सुनना नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। पिछले 20 मिनट से बचाव कर रहे हैं, मैं लगातार सवाल पूछ रहा हूं, बचाव कर रहे हैं। और अगर आपको सवाल सुनने नहीं आते तो क्या करूं? कुछ नहीं पूछा आपने, आपको सिर्फ अपना सवाल। मैंने कहा कि आपने ये सवाल आपको ये कठिन सवाल लगा। मैंने कहा मोहन भागवत के इंटरव्यू का आप बिना पढ़े जवाब देते हैं, आप बोले पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आपको कठिन सवाल लग गया अपने लिए? भाई हमें पता है ना उनकी मानसिकता, तो आप उत्तर दीजिए। मानसिकता पता है कैसी है? तो आप ये टैग लेके घूमेंगे कि राममोहन शर्मा बीजेपी के आदमी, आरएसएस के आदमी है। मैं बोलूंगा आसिम वकार आरएसएस के आदमी, बुरा लगेगा कि अच्छा? बताइए। नहीं, हम तो कान भी नहीं धरेंगे इसके ऊपर। तो फिर राममोहन शर्मा के ऊपर टैग क्यों लगाते हो वहां बैठ के? तो आप मना कर दीजिए। तो इनकार करता तो आप निक्कर चेक कर रहे हैं। मना कर दीजिए कि नहीं आप उसके आदमी नहीं है। बिलो द बेल्ट मत जाइए। आपकी बात नहीं, मेरे साथ बिलो द बेल्ट मत जाइए। मैं जा ही नहीं रहा हूं कहीं किसी। तो प्रयास ये कीजिए कि सवाल का उत्तर मैं तो जवाब हो। बात कर रहा हूं, सरकार से सवाल पूछिए। अगर आपको नहीं सुनाई दिए इतनी देर में सरकार से सवाल, अगर सरकार तो इसका कोई इलाज नहीं है। सकते हैं, लेकिन बिलो द बेल्ट मत जाइए प्लीज। बस सवाल नहीं पूछना है तो आप इतना पर्याप्त है। सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। मैं सिर्फ इतनी बात बताना चाहता हूं आसिम वकार, विपक्ष से भी सवाल नहीं पूछ सकते। मैं बता रहा हूं आपको बहुत ईमानदारी के साथ, मैं उन लोगों में से हूं जो अभी आपके सामने अपना टेलीफोन, अपना मोबाइल फोन, अपने ईमेल आईडी, पासवर्ड के साथ आसिम वकार को व्हाट्सएप कर देगा, बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर देगा। आपको चेक कर लीजिएगा आप। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। एक एक चीज चेक कर लीजिए। अरे बहुत शुक्रिया, सफाई मत लेकिन नहीं, सफाई की बात नहीं है। आप देश के सामने आरोप लगाएंगे कैंकर के ऊपर, उसकी ईमानदारी पे सवाल पूछेंगे। नहीं, अगर आप ये करेंगे तो मुझे स्वीकार नहीं होगा। भाई मैं कह रहा हूं अगर आप सरकार से सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, अगर आपको नहीं सुनाई दिया तो उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन आप बिलो द बेल्ट नहीं जाएंगे, बस इतनी सी बात है। इसके अलावा आप उत्तर दीजिए, बाकी मेहमान भी मेरे पास है। मैं जा ही नहीं रहा हूं भाई, मैं तो किसी बेल्ट में नहीं जा रहा हूं जी। मैंने आपसे इतनी सीधी बातें पूछी कि प्रेम शुक्ला जी ने जो आरोप लगाए थे मैंने उसका जवाब दिया। वो बता रहे हैं श्रेष्ठता का भाव छोड़ना पड़ेगा मुसलमानों को। जिसका इतिहास होगा वो अपने इतिहास को पढ़ेगा। अपने जो लोग जिनके पास इतिहास होता है उनको अपने इतिहास पे गर्व होता है। आरएसएस किस पे गर्व करेगा? ठीक है, हम लोगों ने शहादत दी है आजादी में अपनी, प्रेम शुक्ला आरएसएस ने नहीं दी है। जवाब दीजिए। तो हमें अपनी शहादत जो हमारे बुजुर्गों ने दी है, हमें उसमें गर्व है। अब ये गंभीरता से सुन लें जी। अब ये गंभीरता से सुन लें और मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बालाजी रायपुरकर 1942 की अगस्त क्रांति में मैदान पे एक ही बलिदान हुआ, वो बालाजी रायपुरकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक का हुआ। और ऐसे में तमाम बलिदानियों की सूची भेजता हूं। एआईएमआईएम के प्रवक्ता आसिम वकार, कृपया ओवैसी जी के परिवार या एआईएमआईएम से जुड़े हुए एक व्यक्ति के पूर्वज का नाम बताएं जिसने जो है स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान दिया हो। एक नाम बताएं। स्वयं हमारे जो संस्थापक हैं पूजनीय हेडगेवार जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, वो जेल गए थे 1930 में और जंगल सत्याग्रह में गए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक पद को जो है अपने मित्र परांजपे जी को सौंप कर गए थे। यह इतिहास है। और ऐसे तमाम स्वयंसेवकों के विविध आंदोलनों में यहां तक कि प्राणोत्सर्ग करने तक का भी बलिदान करने का काम स्वयं संघ ने किया है। लेकिन रजाकार अंग्रेजों के इशारे पर नाचते थे। रजाकारों ने ही एमआईएम बनाया था और रजाकार ही जो है ओवैसी के पिताजी जो है वो भी राजवी नाम के रजाकार से ही उन्होंने एमआईएम का सूत्र लिया था। ठीक, प्रेम जी। आसिम जी देखिए, मैं आसिम वकार इस चैनल पर ऐलान कर रहा हूं कि मेरे दादाओं परदादाओं ने अंग्रेजों से इतनी जंग की थी कि हमारे जो
दादा परदादा थे, उनकी पूरी रियासतें जब्त हो गई, सारी संपत्तियां जब्त हो गई, सजाएं दी गई, और जब आजाद हुआ देश उसके बाद भी सरकारों ने हमारी जो प्रॉपर्टियां और संपत्तियां जब्त हुई थी, जो रियासतें जब्त हुई थी, ना उसका मुआवजा दिया और ना वो हमें वापस किया। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप दोनों के अपने अपने तर्क हैं और मेरा सिर्फ इतना दायित्व था कि इन तर्कों को आप पॉजिटिविटी के लिए, सकारात्मक ऊर्जा में अगर आप इनको लगाएंगे तो शायद देश का भला होगा। एक दूसरे को लड़ाने के लिए अगर आप इन तर्कों का इस्तेमाल करेंगे तो देश का नुकसान होगा। जहां शांति होती है वहीं तो विकास होता है। तो पहले शांति स्थापित करने का काम कीजिए, ये राजनीतिक दलों का दायित्व होना चाहिए। ताल ठोके में अभी के लिए बस इतना ही।